अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक नहीं हूँ। मैं इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है डज गॉड एग्जिस्ट। तो ऑलरेडी हम जो है एक पार्ट कर चुके हैं, आज दूसरा देखेंगे। लगभग 30 मिनट की वीडियो देखेंगे और उस पर अपना रिएक्शन देंगे। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पढ़ देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं निहायत मामूली होते हैं। ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए हैं। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे। आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल्स हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो। कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि दादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं? हकीकत यह है कि इंसानी तारीख क्या है। इंसानी तारीख ये है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हुए हैं। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस या लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या है। ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता है। और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे ही मान जाइए। भाई आप इसके बाद जाते हो, कहते सवाल ना करना कि ये कहां से आया, ये पावर तो हमेशा से हमेशा रहेगी। तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने में क्या तकलीफ है? एक कदम पहले रुक जाइए। ये हमेशा से थी या नहीं थी, हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मजहब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं पता। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। लेकिन बाकी सब बातें, हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब पता है। जिसको सब पता है वो गड़बड़ है। हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि हम ये कहें कि हमें ये बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश ना करना, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश ना करें। हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ आए हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे। और हर स्टेज पे इन सवालों को मकरूह कहा गया था, गलत कहा गया था। आप जरा तारीख पढ़िए, एक बड़ी दिलचस्प किताब है बर्ट्रैंड रसेल की, जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है। और हद तो यह है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, और फतवे हुए उन पे, वेटिकन ने दिए। तो ये हमेशा, अभी जैसे ही ये राइट विंगर आते हैं अमेरिका में पावर में, तो वो जो अपना ये क्या बोलते हैं उसे, सीड क्या बोलते हैं, सीड क्या जो, हाँ नहीं सीड जो होते हैं जिसपे जी नहीं भाई, वो जो ह्यूमन बॉडी के
उस पर रिसर्च बंद हो जाती है, रिपब्लिकन नहीं करने देते। अरे भाई इतना डर क्या है तुम्हें? एक जमाने में बहुत नाराज थे ये सारे मजहबी लोग कि ये इंसान तो इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या तकलीफ भाई, बना ले तो बना लेने दो, ये खौफ क्या है? और ये सब आज जो आप कह कर रहे हैं नामुमकिन है, ये कैसे हुआ? मुझे एक किस्सा याद आता है। जब मैं 6ठी क्लास में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो एक टीचर रख दिया गया। उसने 1 2 3 4 5 6 7 तो सिखा दिया मुझे। वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ मुफ्ती साहब, जिस दिन उसने ये बताया कि 1/2 क्या होता है और 3/4 क्या होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बीच से फट जाएगा। ये आदमी कह रहा है कि जो दीवार के अंदर जाओ वॉक करते हुए। आज हंसता हूं मैं इस बात पे। तो आज जो बातें आपके जहन से बिल्कुल परे हैं और आप हैरान होते उन्हें देख के, एक वक्त आएगा कि मामूली लगेंगे। और हुआ है, आपकी इंसानी तारीख ही है। इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ये ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम। ये कहने में क्या है, ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है और कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी। ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयां ले रहा था। फिर उसे आइडिया है, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा, यूनिवर्स बनाते। सोचिए, वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? कैसी बात है, ये बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही है चीजें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कितना कम मालूम। तो हम अपनी जहालत से लड़े, उसकी परस्तिश न करें। जी, टाइम। थैंक यू सो मच। मैं तर्कों की श्रृंखला में राउंड 2 के लिए मुफ्ती साहब को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके पास एक बार फिर से 7 मिनट का वक्त है। शुक्रिया जनाब जावेद अख्तर साहब। कई मर्तबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है। और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे, हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माई बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल करें, सवाल करना चाहिए। सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं आज यहां पे आया हूं। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिंजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते। ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिंजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिंजेंट होगा, जो कॉन्टिंजेंट होगा वो उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुब्तला हैं। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है।
साइंटिज्म ये है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है, ये है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं, भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हरज है। तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाइए। आखिरी चीज इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था, सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था, टाइम के बनने से पहले। पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स। देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिजेंट ही होगा। अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं। और इन्फिनिट रिगरेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा, जहां रुकेंगे वही खुदा है। दूसरी चीज आपने ये कहा, क्या कह रहा था मैं, किस पॉइंट को? What? Oh no, after that, just now. हाँ, जहां रुकेंगे वही खुदा है। बहरहाल तो टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है। तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहे अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इम्पॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। आपने गैप्स को फिल करके, कॉन्टिंजेंट चीजों से गैप्स को फिल करके हमारे ऑब्जर्वेशन को और ब्रॉड कर दिया। अब हमें और पता चल गया कि ये जो कार है इसका सिस्टम कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। पहले कम समझते थे, अब कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा वाजे हो गई। अब हमें समझ में आ रहा है कि हमारी सर्टेनिटी और बढ़ गई कि जरूर इस कार को किसी ना किसी ने बनाया। यही मामला यूनिवर्स का है। साइंस हमेशा फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, क्योंकि एम्पेरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से है। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकते। ये रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है। ये वही काम है कि आप मेटल डिटेक्टर से प्लास्टिक डिटेक्टर करने चलें, जो कि जाहिर है सही नहीं है। थैंक यू। जी
ये आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 है। हाँ। 7 मिनट है। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कहा कि जब कायनात ही नहीं थी तो वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? खुदा था, एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का। तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी है कि आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है या मेरे पास भी लॉजिक है। आप मेरा जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। बर्ट्रैंड रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। बर्ट्रैंड रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि एक चाय की केतली मरीख के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे मैं नहीं मानूंगा। आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोयम ये कि ये जो आप कह रहे हैं, जो गैप्स हैं, ये गैप जब जब किसी मजहब को चैलेंज करते हैं, जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है कि जब वो चैलेंज करें किसी फेथ को। ये तमाम साइंस जो है इसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्तों में मजहब ने रोकने की कोशिश की है। ये किताब है रिलीजन एंड साइंस, बर्ट्रैंड रसल की, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आपको। तारीख ही है साइंस, मजहब की साइंस से उसका यही रिश्ता है। अच्छा, अब ये हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मजहब और ये बिलीव इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है। तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मार्क कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो या हिंदुस्तान के वो इलाके जहाँ मजहबियत ज़्यादा है। रख दीजिए नक्शा अलग। अब दूसरा नक्शा कि कहाँ कहाँ नाइंसाफ़ी, रिप्रेशन, औरतों के हुकूक की पामाली, जुल्म, डिक्टेटरशिप कहाँ है, नक्शा एक ही होगा। तो आप मुझे बताएं कि जो इसका तरकीब इस्तेमाल क्या है? खुदा का तरकीब इस्तेमाल तो बताइए। आप छोटी सी दवा सड़क पे बेचते हैं, उसकी भी तरकीब इस्तेमाल बताते हैं। इसके इस्तेमाल से तो फायदा नहीं हुआ किसी को। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे जुल्म खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मुझे क्या लेना देना उससे। इस्तेमाल से मालूम होता ना। एक विस्की की बोतल कभी शायद देखी हो आपने, लाल रंग की होती है, उस पर रोशनी और छिपड़ा इंतहाई खूबसूरत लगती है, क्या बिगाड़ रही है किसी का? उसका इस्तेमाल गलत है, इसलिए आप उसे नापसंद करते हैं। इसका इस्तेमाल गलत है, इस तसव्वुर का इस्तेमाल ही गलत है और हमेशा से गलत हुआ है। आप देख लीजिए, इंसानी तारीख देख लीजिए, आज देख लीजिए, हिंदुस्तान देखिए, दुनिया देख लीजिए, क्या हो रहा है। इसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? फेथ वाले लोग क्या फेयर हैं, जस्ट हैं, जो अपने खुदाओं पे यकीन रखते हैं? वो किस तरह के लोग? वो लोगों को इंसाफ देते हैं, वो बेहतर इंसान बने। तो इस दवा का फायदा क्या है? चलो बहुत फायदा हो रहा तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा। मुझे तो इस दवा का कोई फायदा दिखता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता, मैं एक और बात बताऊं, अगर कोई आदमी मजहबी है और अच्छा आदमी है तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए कि मेरा ख्याल है मजहबी आदमी का अच्छा होना मुझसे अच्छा होने से ज्यादा मुश्किल है। भाई, हर चीज की एक लिमिट है। आप इतना भाग सकते हैं, इतना नहीं भाग सकते, इतना वजन उठा सकते, इतना नहीं उठा सकते, इतना दूर देख सकते हैं, इतना दूर नहीं देख सकते। उसी तरह कॉमन सेंस कहता है कि आप में नेकी का भी एक कोटा होगा। अब आप अगर सुबह जाते हैं अपनी इबादत गाह और इबादत करते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो आप तो यही महसूस करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया, आपकी नेकी का एक बहुत बड़ा कोटा खर्च हो गया जिससे किसी का कोई फायदा नहीं। मैं तो नहीं जाता हूँ तो मुझे तो किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी बेवा की मदद करनी पड़ेगी। मैं अपना कोटा कैसे कंज्यूम करूं? आप अपना कोटा, सारे मजहबी लोग इंतहाई यूजलेस कामों में यूज करते हैं। उसके बाद भी अगर आप में बच्ची है थोड़ी सी शराफत, तो भाई वाह, क्या बात। एक तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है कि दोनों ही विद्वान समय को मानते हैं और बहुत समय से अपनी दलीलें और बाज दफा समय से पहले अपनी तकरीरें पूरी करके अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ रहे हैं। ये इस आर्ग्यूमेंट का राउंड 2 पूरा हुआ। अब रिबटल का राउंड 2 है और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। नहीं, आपका आर्ग्यूमेंट हो गया सर।
हमारे यहाँ स्कूल के सिलेबस में पंच परमेश्वर कहानी पढ़ाई जाती है, प्रेमचंद जी की लिखी हुई। आप निश्चिंत रहिए, आपके कोई राउंड में मिस नहीं होने दूंगा। रिबटल का राउंड 2, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। असल में जो हकीकी प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम है, वो ये है कि जावेद साहब के पास कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्लियर नहीं है। इन्होंने कहा कि कायनात से पहले खुदा तो था, तब भी तो टाइम होगा। ये टाइम कायनात का हिस्सा है। हम खुदा, उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना जरूरी है, चूंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले से ही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा। बिल्कुल नहीं, टाइम के पाबंद हम है, खुदा नहीं है। हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दिया। बहरहाल यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम चीजों के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। ये जो आपने मिसाल दी ये इमेजिनेशन है, और मैं जो साबित कर रहा हूं वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करने आए तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, करें, उससे कायनात पे क्या फर्क पड़ता है? उससे आप लॉजिकल नेसेसिटी साबित नहीं कर सकते। मैं तो उस प्राइम कॉज की बात कर रहा हूं, उस नेसेसरी बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज, मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम अज कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, दो अलग अलग जगह की। हजरत, मैंने ये होमवर्क किया था, और मैंने मिडिल ईस्ट का एक नक्शा लिया और यूरोप का एक नक्शा लिया। ये मजहबी इलाका और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो हैं वहां पर है। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने घर से नहीं लेके आ रहा, कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में शुमार हो रही है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना हमारे अच्छे होने से बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसका मतलब यह है कि गॉड के अलावा आपके पास अच्छे और बुरे का कोई स्टैंडर्ड है। मैं चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट पे इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, वीडियो स्टॉप कर दिए भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और इसमें तो वही पहले राउंड में तो भाई था कि जो क्रिएशन है वो एक कार की मिसाल दी गई, ये मुफ्ती साहब ने दी कार की मिसाल कि ये कितनी खूबसूरत तरीके से बनी हुई है, और जवेद साहब ने बोल दिया कि भाई ये कार ऐसे ही नहीं चलती, इंजन से चलती है। तो मतलब ध्यान भटकाने के लिए जो है ना, कार को इंजन चला रहा था, इंजन भी तो किसी ने बनाया। जी बेशक, वो भी तो है था। अब ये देखिए ना, इंजन का प्रोग्राम भी तो फिट किया गया है। सब भाई कार इंजन से चल रही है ना जी। अब चलो ये हम मान कर चलते हैं कि कार इंजन से चल रही है, लेकिन बाकी चीज़ें ना हो तो कार कैसे चलेगी? व्हील ना हो, स्टीयरिंग ना हो, सीटें ना हो, बोनट ना हो, इंजन खाली क्या करेगा? और यार तू तो फिर आगे डिटेल में नहीं, चला बात गया। कर लो बात ना। ये है कि कार अगर इतने अच्छे तरीके से बनी हुई है तो भाई उसको किसी ने बनाने वाला तो कोई हाँ, है। तो उसका क्रिएटेड तो है Creator ना, है ना। है ना। अच्छा, पहले इस वीडियो में तारक भाई देखे शुरू में ये शर्त रखी गई, पता नहीं शर्त रखी गई कि मुफ्ती साहब ने कहा था कि मजहब के हवाले से मैं इसमें कोई मिसाल नहीं, तो ये मजहबी टॉपिक ही नहीं लेकिन है। जवेद अख्तर तो फिर मजहब को खींच के ले आते हैं। पिछली अब वो- वीडियो में मैंने कहा था, आपने कहा कि मजहब को नहीं लाना, तो है हर नहीं बात topic। तो जवेद अख्तर क्यों ले आते हैं? लॉजिकली उसके पास आर्गुमेंट नहीं है, बात करने के लेकर आते हैं कि आते नहीं? हैं, मजहबी आते हैं। लोगों को लेकर आते हैं कि लेकर मजहब को आते हैं। लेकर आते हैं वो कि मैं नहीं बताता लेकर हूँ आते हैं? कि सबसे ज्यादा जो मैं सीधी बात है भाई कि जो मौजूदा टाइम पे जो सूरत हाल चल रही, जवेद अख्तर उस चीज़ को बताते हैं कि भाई
मजहबी लोग जो है कट्टरपंथी दिखाते हैं वो, लेकिन वो खामी है, वो गलत नहीं, उसमें फिर रास्ते पे मजहब को गलत मत कहो ना। मजहब के मानने वाले लोग आम लोगों इंसान की हैं, अपना वो मानने वाले गलत हो सकते हैं, वो अपनी मर्जी शामिल कर देते हैं मजहब में। मजहब तो गलत नहीं है अब इसमें मुफ्ती शुमाइल ने चीज तो ये भी है ना तारक, जहाँ पे मजहब को फॉलो नहीं किया जाता। अब यूरोप के कुछ कंट्रीज देख रहे हैं 81% वहाँ पे रेप केस है। भाई जहाँ पर किसी को डर ही कोई नहीं होगा, कोई पूछने वाले नहीं है। किधर मतलब कोई भी दुनिया का कोई हिस्सा ले लो, जहाँ पे मजहब को फॉलो नहीं करते या मैं ये नहीं कह रहा कि यूरोप में हो रहा है या बात कर एशिया में हो रहा है, कोई भी दुनिया का कोई भी हिस्सा ले लो भाई। अब एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप मेरी मिसाल ले लो। कानून एक अलग चीज है, आपके अंदर अगर एक कुदरत का डर है कि हमने कल को मरना है, मर के खुदा के सामने पेश होना है। भाई साहब जो इस दुनिया में हम इम्तिहान के लिए आए हुए हैं, इसकी सजा जजा कल हमको मिलनी है। इसका तो फिर किसी दूसरे इंसान के साथ कोई मजहब, ये तो फिर हमारी खुद की होगी कोई ना मजहबी सोच। किताब किसी भी हमने जिंदगी को कैसे मैं गुजारना कहता है। हूँ मजहब के अलावा ना मजहबी भी हैं लोग, वो भी अंदर से ही बंदे के कई लोग होते हैं, आवाज आती है कि भाई ये गलत काम में नहीं करना, वो भी चीज है, हकीकत है ये। क्योंकि अच्छाई बुराई जो है ना वो इंसान के अंदर पाई जाती है, ऐसे ही। तो बाकी वो पाई जाती है, वो पैदा करने वाले ने रखी हुई है। बिल्कुल भाई, वो तो ही तो आजादी देकर दुनिया में भेजा ना। लेकिन बात तो वही आ गई कि भाई यूसुफ भाई के भाई मजहबी लोग अगर जो है मिडिल ईस्ट की मिसाल दी, सऊदी अरब हो गया, दूसरा आ गया यूएई हो गया, कि वहां पर रेप केस जो है कम है बजाय अमेरिका और यूरोप की निस्बत अगर देखा जाए। वहां पर भी मजहबी, यहाँ पर भी मजहबी लोग। अब इंडिया और पाकिस्तान को मेंशन कर लो बीच में, तो भाई मैं कहता हूँ जितने रेप इंडिया और पाकिस्तान में होते हैं, फिर ये तो भाई मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा होते हैं इधर भी, ये भी मजहबी नहीं। तो तकरीबन आप देखें, एक मिनट सिर्फ मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखना चाहूंगा। तो आप मानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में मजहब को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाता है? नहीं, ये हकीकत बात, ये भी सही है, ये पॉइंट बनता है। लेकिन भाई सऊदी अरब में मैं कहूंगा भाई सऊदी अरब में पनिशमेंट है भाई, सऊदी अरब में भी आ गई ना प्रॉपर तरीके से वहां पर भी दीन को फॉलो नहीं किया जाता होगा, लेकिन वो हमसे बेहतर है, तो वहां पर ये रेशो। मैं कहता हूँ उधर कानून उन्होंने तगड़ा किया तभी जाके तो भाई साहब कानून हमारे कंट्रियों में भी चल रहे हैं। अब यूरोप में कानून नहीं है, अमेरिका में कानून नहीं है, हमसे तो कई दर्जे उनके सऊदी अरब में वो चोर के हाथ काटने वाला है कानून अभी भी है बिल्कुल। उधर चोरी नहीं होती, कम होती भी होगी लेकिन बहुत कम। रेप केस तो उधर अच्छा दुनिया में कहीं और है, तो भाई ये शरीयत का कानून है ना, बिल्कुल एक मजहब का कानून है। हाँ, मजहब का। इंसानों का बनाया हुआ कानून उसके सामने फेल हो जाता है, तो साहब अभी डंडे से ये कुछ लोग वो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से। अब रेप करने वालों की सजा इस्लाम में या शायद दूसरे मजहबों में भी मौत हो, मुझे दूसरों को पता नहीं भाई। हमारे मजहब में तो है ना उसको मारो, ऐसे जो जबरदस्ती रेप करता है उसकी सजा मौत है। तो आप देख लें भाई साहब सऊदी अरब में उसकी रेशो इसलिए कम है, और जहां पर पता है कि 2-4 साल की सजा होनी है फिर तो छूट ही जाना है। अब तो सरकारी रेशो पे इसकी रेशो है भाई हमारे कानून फॉलो नहीं करते। किधर से किधर तो शरीयत का कानून है ना, वहां पर खुदा का बनाया हुआ कानून है। जहां पर इंसानों के बनाए हुए कानून कमजोर है तारक साहब, वहां लचक दे रखी है, अपने फायदे के लिए चीजें बदल जाती हैं, कुछ पावर का गलत इस्तेमाल हो जाता है। बोलेंगे कि भाई बात किधर से किधर निकल गई। हाल ही में एक जो है कोई नेता था, उसने 17 साल की लड़की का रेप किया और उसकी सारी फैमिली को भी मरवा दिया, तो उसको उम्र कैद की सजा भी हुई थी। अच्छा। तो अदालत ने उसको 15 लाख जो है वो बॉन्ड रख के तो उसको छोड़ दिया। तो आजकल इंडिया में वो काफी वायरल हो रहा है। अच्छा, ये इंसानों का बनाया हुआ कानून था ना? ये इंसानों का बनाया। अगर ये शरीयत के मुताबिक उसको सजा दी जाती तो पीछे जो करता भाई साहब उसकी रूह एक मर्तबा कांपती जरूर कि मैंने ये नहीं करना। पहले एक मिसाल कायम है कि उसने ये गुनाह किया था और उसको मौत की सजा मिली, और मैं करूंगा तो मुझे भी मौत की सजा मिलेगी। हमारे पास भी भाई साहब रेप केस आए दिन होते हैं। लोग कई जो बच्चियां भाई बेचारियां इज्जत के मारे वो जो है वो पुलिस थानों में जाती नहीं, क्योंकि इतनी इज्जत इधर नहीं उतरनी जितनी उन्होंने उतार लेनी। हकीकत बात है वहां पर तो हमारे कानून की भाई साहब ना एली इसमें हकीकत है। बाकी बात हो रही यहाँ पे भाई खुदा के होने या ना होने की।
तो भाई साफ ज़रा है कि भाई एक सिंपल सी बात है कि साइंस भी इस चीज़ को, साइंस की अगर बात करें तो वो भी इस चीज़ को मानती है कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती, उसके पीछे कोई कॉज, कोई वजह ज़रूर होती है जी। तो भाई अगर ये जो हमारे जो है सोलर सिस्टम है या दूसरी गैलेक्सीज हैं, एक सूरज की मिसाल ले लें कि भाई इतने सालों से, लाखों सालों से वो जल रहा है, उसको भी तो भाई कोई चीज़ जो है वो प्रोवाइड हो रही है। और वो सूरज बनाया कैसे गया, वो बन कैसे गया? खुद से तो भाई साहब एक जो है, मैं कहता हूँ एक ईंट नहीं बन पाती, तो वो इतना बड़ा सूरज जो है वो जमीन, उसमें कितने, हर एक चीज का एक मतलब प्रोग्राम है जो पहले से फिक्स किया हुआ है, उस प्रोग्राम के तहत हर एक चीज चल रही है भाई समंदर, इंसानों की पैदाइश देख लो, जानवरों की और पैदाइश जो देख लो, जो चीजें बनाई गई हैं, फल हैं, उनके अपने अपने अलग अलग टेस्ट हैं जी। पानी है, उसके टेस्ट, नॉर्मल पानी जो होता है उसका टेस्ट साइंस में पढ़ा के भाई उसका टेस्ट नहीं होता, लेकिन भाई अगर हम वो मुख्तलिफ कंपनियों का पिए ना तो टेस्ट का फर्क लगता है, होता है। बाकी बात करें कि भाई हर चीज जो है एक मुकम्मल तरीके से चल रही है, निज़ाम शमसी सोलर सिस्टम साइकिल चल रहा है, पूरा चेन चल रहा है, जो अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो है वो सैटेलाइट जो है, जो कायनात तो बहुत बड़ी चीज है ना। आप अपनी जमीन पर ही देखें तारक साहब, अब पैदाइश का सिलसिला है, मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ रखा हुआ है। अगर मतलब वो प्रोग्राम वो मतलब है, सही बात, इंसान की पैदाइश है, सबसे कमजोर पैदाइश मैं देखता हूँ। मैं कल गौर कर रहा था इस बात पर, अब जानवरों के बच्चे, भैंसें रखी हुई हैं हमने, जानवर का बच्चा, भैंस का बच्चा पैदा होता है, तकरीबन आधे घंटे के बाद वो जी अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है, अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। और इंसान का बच्चा कितना बेबस होता है, उसकी पैदाइश देखो कितने सालों बाद वो चलना शुरू करता है, कुछ सीखता है। सबसे तो ज्यादा ये प्रोग्राम जो पीछे दिया गया, ये जो क्रिएटर है दिए ना, गए हुए हैं, ऐसा ही है, ऐसी इसके बात पीछे है भाई कोई ताकत तो है ना, और वही ताकत खुदा है। और देखें वो अगले दिन ना कमेंट सेक्शन में एक बंदा बोल रहा था कि भाई अगर जो है वो ये मदद ना हो तो भाई जो ताकतवर है वो जो है ना डायनासोर थे और वही दुनिया पर राज कर। मैं कहा भाई आज भी ताकतवर जो जानवर है हाथी है, शेर इंसान से कई गुना ताकत है। ऊपर वाले ने अकल दिया है इंसान को और वो सारी चीजों पे कंट्रोल करके रखा है। हाँ जी, हवाओं पर, फिजाओं पर, पानियों पर, जमीनों पर। वैसे हवा इकदार दिखती चल नहीं, रहा है। फील होती है भाई, फील करते हैं, हवा भी नहीं देख सकते जी, ऐसा नहीं, ऐसे ही। तो ऊपर वाले का भाई खेल है। अब बंदा एक छोटी सी चुंटी देख लेना तो उसको भी चलने के बाद बंदा थोड़ा सोचे ना कि भाई ये कैसे, खुद से थोड़ी बन गए, खुद से कोई चीज नहीं बन सकती भाई। हर चीज का बनाने वाला ना कोई क्रिएटर है, जो ये निज़ाम चल रहा है भाई साहब क्रिएटर है। और साहब ज़रा हमारा भाई बिलीव भी है वो कि भाई जहाँ पर इंसान की एक जो है वो रुक जाती है कि भाई सोच रुक जाती है तो वहाँ पर वो आगे वो शुरू हो जाता है बिलीव कि भाई हमारा जो जितना नॉलेज काम करता है उतना तो भाई हम साबित कर सकते हैं। अब एक चीज़ साबित नहीं कर सकते लेकिन लॉजिक के साथ वो दिखता है कि भाई ये अगर चीज़ हो रही है तो इसके पीछे भी कोई कारण तो होगा। तो वो जो कारण जो हम सोचते हैं वो भाई हम खुदा को जाता है कि भाई वो क्रिएटर जो है वो खुदा, हम कोई ईश्वर बोलता है, कोई खुदा बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई कुछ बोलता है भाई, अपने अपने जुबानें, अपने अपने अल्फाज हैं वो लेकिन मतलब तो सीधा सा ना कि क्रिएटर जी, कि किसी ने तो भाई ये कायनात जो है वो बनाई है। टॉपिक असल एक ही है बस। तो ठीक है भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। बाकी जवेद साहब जो है ना वो आ जाते हैं, वो भावनाओं पे आ जाते हैं, इमोशनल जज्बात, ऐसे ही जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई घर तो इंसान ही इंसान रहे हैं। मजहब की बात की कि सबसे ज्यादा जो गलत होते हैं वो मजहबी लोग होते हैं। बिल्कुल ये भी मैं किसी हद तक जो है वो मानता हूँ क्योंकि मजहबी लोग जो है ना ये इस्तेमाल हो जाते हैं सियासतदानों के, और भाई अपनी दुकानदारी चलाते हैं, फिर उनके अपने जाती मफादात आ जाते हैं। फ्री में अगर किसी से कोई काम लेना हो ना तो मजहब के नाम पे उस बंदे को इस्तेमाल कर लो बस, सिंपल। और ये जो सियासतदान होते हैं ना ये टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं मजहब को। हाँ। मजहब गलत नहीं है लेकिन जो उसको इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाता है।
लोग जो है अनपढ़ और जाहिल होते हैं वो भाई इस्तेमाल हो जाते हैं मजहब के नाम पे। ऐसी मजहब एक ऐसा चूरन है जिसके मतलब जो है उसको हर जगह पे आसानी से मजहबी लोगों को इस्तेमाल हो जाते हैं और अकल कम, मतलब ये अकल काम नहीं बोलूंगा, इल्म कम होने की वजह से भाई वो जो है वो इमोशनली बंदे अटैच हो जाते हैं, ब्लैकमेल हो जाते ब्लैकमेल हो हैं। जाते हैं। अब जो है बात करें कत्लो गारत की, तो भाई दुनिया में सबसे ज्यादा अगर इंसान मारे हैं तो वो भाई अमेरिका है। तकरीबन 2 से 3 करोड़ इंसान मारे हैं अमेरिका ने जी, और अपने वो कोई जाति मजहब के मफाद नाम के पे नहीं मारे, जाति वो मफाद। पावर में रहने के लिए मारे हैं, सियासत के नाम पे मारे हैं। हाँ। अगर मजहब की बात करें, सऊदी अरब और शाम की अक्सर जंगें होती हैं, जी। हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई है, ईरान और दूसरे सऊदी अरब की भी लगती है आपस में। तो ये मजहब के नाम पे नहीं है, मजहब तो इनका इस्लाम ही है। ये भाई सारे साहब कंट्री पावर हैं। के लिए जो है वो जो जंगे हैं ज्यादातर पावर के लिए लड़ाई जाती हैं, जी। अपने मफाद के लिए लड़ते हैं, ये सियासतदान लोग लड़ते हैं। ऐसे ही। ऐसी बात। बाकी इसमें जो है वो कह रहे हैं कि भाई मजहब गलत है, मजहब गलत नहीं है, सियासत गलत चीज। जब मजहब जो है ना इसमें सियासत इन्वॉल्व हो जाती है ना, तब वो गलत हो जाता है कि सियासतदान जो है मजहब के नाम पे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, चूतिया काटते हैं, सीधी बात है भाई। बाकी भाई हर चीज़ जो बन गई है वो ऐसे ही नहीं बन गई, उसके पीछे एक पावर है, सुपर पावर, जो पूरी कायनात को चला रही है भाई, हमारा बिलीफ भी है। और ये जो जिस तरह मौलाना साहब जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज़ें समझ आती हैं। जुवेद अख्तर का जो है ना वो टॉपिक से भटक जाते हैं, वही हम अक्सर फील कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, अपनी रात जरूर आएगा कमेंट सेक्शन में, अगर अगला पार्ट बोलेंगे तो उस पर भी रिएक्शन हो जाएगा। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।